नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और एक बड़ी खबर भारत से आई। पिछले दिनों दुबई में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की मुलाकात हुई तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से। और इस मुलाकात को अहम इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि एक हाई लेवल एंगेजमेंट है। आपको याद दिला दें कि भारत ने अभी तक तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है और इसके पहले जब तक भारत के दूसरे जो डिप्लोमेट हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जेपी सिंह, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डेस्क के, उन्होंने भी मुलाकात की थी एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर और एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर से भी, जो दरअसल मुल्ला उमर तालिबान के फाउंडर के बेटे भी हैं। लेकिन भारत ने उस पर अभी तक सार्वजनिक रूप से बहुत कुछ नहीं कहा था। ये पहली दफा है कि एक हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हो रही है और भारत ने बाकायदा जो है उसे एक्नॉलेज भी किया है। इस मुलाकात को कैसे देखें और इसकी अहमियत को समझने के लिए हमारे साथ अमर सिन्हा जी हैं, जो पूर्व राजदूत रह चुके हैं अफगानिस्तान में भारत के और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी थे, विदेश मंत्रालय में इकोनॉमिक रिलेशंस के सेक्रेटरी भी थे। बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू स्मिता। अगर मैं सबसे पहले तो शुरुआत कर सकूं, ये जो टाइमिंग है इस मुलाकात की, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, नवंबर में शायद जेपी सिंह साहब काबुल गए थे और वहाँ उनकी मुलाकात फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी से भी हुई थी और मुझे लगता है कि ये जो मीटिंग हुई है ये उसका फॉलोअप है। देखिए, जब हम किसी भी लेवल पे जब बातें करते हैं तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन रहता है कि इसका लेवल ऊपर किया जाए और वो अपने मुत्तकी भी अपने काउंटर पार्ट से मिलना चाहते होंगे। तो शायद एक तो ये रीज़न हो सकता है कि फॉरेन सेक्रेटरी मिले। दूसरा, मैं सोचता हूँ कि अफ़गान के नज़रिए से ये टाइमिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ अफ़गानिस्तान, जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा, अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है पाकिस्तानी से, इंक्लूडिंग मिलिट्री थ्रेट्स, एरियल अटैक्स, बम्बार्डमेंट्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेपर्स गेटिंग पब्लिश्ड इन पाकिस्तान विच टॉक्स ऑफ dividing Afghanistan into two, capturing Wakhan corridor to get direct access for Pakistan to Tajikistan, etc. So इस तरह से भी शायद वो सोच रहे होंगे to meet the other regional countries, and India of course has always been काफ़ी important partner रहा है अफ़गानिस्तान का। तो वो हमेशा हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं कभी भी किसी तरह की भी ज़रूरत होती है। तो ये इसलिए टाइमिंग तो बहुत ही अहम है उस मुद्दे नज़र से। लेकिन जिस तरह का बयान जो जारी किया गया, हालांकि भारत ने ये कहा कि जो रीजनल ट्रांसपोर्ट, इसमें जो बड़ा एक इंटरेस्ट एरिया है भारत का चाबहार पोर्ट का, उस पर बातचीत हुई और तालिबान की तरफ से इनफैक्ट ये बयान दिया गया कि भारत ने आश्वासन दिया है कि वो मेडिकल वीज़ास को लेकर कुछ कदम उठाएंगे, या जो लोग वहाँ से पढ़ने आ रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, क्योंकि भारत ने इन वीज़ास को रोक रखा है 2021 से, जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है और तालिबान का नियंत्रण हुआ है। क्या अभी परिस्थितियां बदली हैं? आपको लगता है कि भारत को इन वीज़ास को शुरू करना चाहिए अफगान्स के लिए? देखिए, वो जो वीज़ास का जो पॉलिसी डिसीजन है वो एक बड़ा नासूर बन गया है। तो हम जितने भी स्टेप्स ले रहे हैं अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए, उसमें वीज़ास एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि अफ़गान्स अभी से नहीं, सदियों से हिंदुस्तान में हमेशा आते थे मार्केट की खोज में, हमेशा आते थे एजुकेशन के लिए, और अभी मॉडर्न टाइम्स में तो हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशनल सर्विसेज के लिए हिंदुस्तान ही उनका नंबर 1 डेस्टिनेशन था। तो ये जो 2021 में ये वीज़ा पे मोरलेस ब्लैंकेट बैन हो गया, वो थोड़ी मेरे विचार से वो थोड़ी सेल्फ डिफीटिंग पॉलिसी है हम लोगों की, और उसमें धीरे धीरे विदेश मंत्रालय कोशिश कर रहा है कि उसको ईज़ किया जाए सो दैट लोग आ सकें। और क्योंकि आपको शायद ये तो मालूम ही होगा कि 2021 में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि यहाँ यूनिवर्सिटी में एजुकेशन कर रहे थे, उनकी एजुकेशन भी इंटरप्ट हो गई। बहुत ज़्यादा तादाद नहीं था, उसको लेकर ज़्यादा किरकिरी हो रही थी भारत की, 500 से 1000 आप स्टूडेंट्स की वीज़ास को रोक रहे हैं। एग्जैक्टली। सो इस तरह से ये पॉलिसी को थोड़ा नुआंस करना होगा। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी कंसर्न्स और दूसरे कंसर्न्स तो ज़रूर हैं, लेकिन और जो बहुत सारे तालिबान मेंबर हैं जो कि यूएन बैंड लिस्ट पे भी हैं, तो ऑब्वियसली उन लोगों को अभी तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर देम। बट बाकी जो नॉर्मल अफ़गान हैं, जब हम सारे काम कर रहे हैं अफ़गान लोगों के लिए, तो ये जो उनकी एक उनका डिमांड है, हमें आई थिंक देखने की ज़रूरत है। तो जब तालिबान कहता है इस मुलाकात के बाद में कि हम
आश्वासन देते हैं कि हम बैकग्राउंड चेक करेंगे, ऐसे कोई शख्स नहीं जाएंगे इन वीज़ास पर जो भारत के हित में काम ना, मतलब बेसिकली भारत के अगेंस्ट जाएं या सॉइल को यूज़ करें, इस आश्वासन पर कितना बिलीव किया जा सकता है? देखिए, वो तो अब कहना मुश्किल है। मैंने कभी तालिबान से डील नहीं किया था और उनके लोगों से, बट ये तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो भी होगी या म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कितना है उस पे होगा, वो धीरे धीरे होगा। आई डोंट थिंक उस तरह से बढ़ेगा। लेकिन ऐसे तो बहुत बड़ी कैटेगरी है जो पहले हिंदुस्तान आते रहे हैं लोग, जिनके पास इंडियन वीज़ा था, 2-4 साल 5-5 साल यहाँ पढ़ के गए हैं, वो लोग तो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी क्लियर होने चाहिए। वो तो आई थिंक इट्स एन ईजियर केस टू हैंडल। अगर नए लोगों को अगर अभी हेजिटेशन है तो उसमें भी यू कैन चेक। हम लोग उस वक्त भी हम लोग 1-1 लाख वीज़ा इशू करते थे 2017 तक 18 तक, तो बहुत बड़ी तादाद थी। और इसी कारण आप देखिए एयरलाइंस सफ़र कर रहे हैं। जो 4 जहाज़ें आती थी काबुल दिल्ली, वो आजकल 1 आता है वीक में, शायद डेली नहीं है। $400-500 मिलियन का अर्निंग्स था हॉस्पिटल्स का, हेल्थ सेक्टर, ये सब काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। और प्लस जब लोग आएंगे जाएंगे तो ट्रेड भी बढ़ेगा। और अफ़गानिस्तान के लिए तो इंडियन मार्केट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ड्राई फ्रूट्स हमेशा से 80% उनका यहीं आता था। और इसके लिए ऑफ कोर्स चाबहार तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर नॉन पेरिशेबल गुड्स, बट पेरिशेबल गुड्स के लिए ज़रूरी है कि इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा हो। और चाबहार का आपको याद दिला दे कि चाबहार का इनॉग्रेशन वगैरह या चाबहार में कंस्ट्रक्शन वगैरह इस पर्पस से भी किया गया था कि अफ़गानिस्तान तक जो है भारत के प्रोड्यूस वगैरह ईरान के रूट से पहुंच सके, क्योंकि पाकिस्तान से हमें एक्सेस नहीं है। पाकिस्तान का जो है लैंडलॉक्ड जिस तरीके से वो टेरिटरी की वजह से हम अफ़गानिस्तान तक नहीं पहुंच पाते और उसके बाद फिर सेंट्रल एशिया तक नहीं पहुंच पाते। आपको लगता है कि आर वी एनी क्लोजर तालिबान को रिकॉग्नाइज करने में अभी तक, क्योंकि वो जैसा आपने यूएन सैंक्शंस की बात की, वो अभी भी प्रोस्क्राइब्ड आउटफिट हैं, वो एक टेररिस्ट संस्थान है। क्या अंदर ही अंदर आपको लगता है कोई बातचीत हो रही होगी कि तालिबान को लेजिटिमेसी दिया जाए? देखिए, अभी ये स्पेक्युलेट करना अब मेरे नज़र में ये कुछ प्रीमेच्योर होगा, बिकॉज़ ये एक डिसीजन है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर लेगी और वो कंसल्टेशन दूसरे देश करेंगे। आई डोंट थिंक कि बायलैटरली अफ़गानिस्तान से करेंगे। ऑफ कोर्स अफ़गान और तालिबान गवर्नमेंट चाहती है कि उनको रिकग्निशन मिले, बट बाकी पड़ोसी देशों का और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है, एंड नन ऑफ दोज एक्सपेक्टेशंस हैव बीन मेट। कुछ के जिसमें जो दोहा एग्रीमेंट में कमिटमेंट्स थे वो भी नहीं पूरे किए गए हैं। तो जब तक थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तालिबान खुद नहीं दिखाएगा, एंड स्पेशली ऑन 2 थिंग्स बेसिकली, एक तो इंक्लूसिविटी जो कि उनके लेजिटिमेसी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी हाउ दे ट्रीट विमेन। वो कुछ ज़्यादा ही रिग्रेसिव हो गया है उनका पॉलिसी, और एक्चुअली तालिबान 1 और तालिबान 2 के पॉलिसी में कोई ज़्यादा अंतर अब नहीं रहा है। जिस तरह से उन्होंने विमेन और चिल्ड्रन और फीमेल एजुकेशन वगैरह की बातों पे जो रुख अपनाया है, तो इस कारण से काफ़ी हेजिटेशन है सब जगह कि क्या ये सही वक्त है रिकग्निशन देने का, और अगर रिकग्निशन दे देंगे तो क्या फिर कोई भी एक्सपेक्टेशन होगी कि वो चेंज करेंगे, क्योंकि आपकी लीवरेज पावर्स आप खो देंगे ना। आपने विमेन का जिक्र तो किया, इसीलिए आप देखिए कि अभी जितने भी कंट्रीज इंगेज कर रहे हैं तालिबान से, दे आर फोकसिंग मेनली ऑन 2 or 3 थिंग्स। एक तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, बिकॉज वहाँ की इकॉनमी कोलैप्स कर गई थी, इनकम लेवल्स बहुत कम हो गए थे, और नेचुरल आपदास के कारण काफ़ी कठिनाई में थी। 80% आबादी चली गई थी बिलो पॉवर्टी लाइन। और दूसरा सिक्योरिटी, जो कि एक हमेशा कंसर्न है, जिस पे दुबई में भी उन लोगों ने आश्वासन दिया है, और वो एक इम्पॉर्टेंट बाकी देशों के लिए तो है, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है इशू। लेकिन जैसा विमेन के इशू पे मैं एक फॉलोअप ज़रूर पूछना चाहूँगी। अभी इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर और पब्लिक डिस्कोर्स में ये चल रहा है, बहुत सारी अफ़गान महिलाएं जो जाहिर सी बात है इन एग्जाइल रह रही हैं, या बहुत सारी ब्रेव अफ़गान विमेन जो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, और वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई अफ़गान क्रिकेट टीम वो जो है बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द तालिबान टुडे, वो अफ़गान गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो आईसीसी में इनफैक्ट दे शुडंट इवन बी प्लेइंग। आईसीसी से डिमांड कर रहे हैं कि आप क्रिकेट टीम्स को अपना खिलवाएं।
और इतनी बुरी हालत हो रखी है वहाँ औरतों की, डेली उठकर, जो शुरुआत में ये दावे किए जा रहे थे कि तालिबान 2.0 विल बी डिफरेंट, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेडिकल ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग सब कुछ बंद करवा दिया गया है। क्या इंडिया इन मुद्दों को इस वक्त स्ट्रांगली आपको लग रहा है कि उठा पा रहा होगा इन तमाम डिस्कशंस में जो हो रहे हैं? आई एम श्योर पब्लिकली तो नहीं बोल रहे हैं, बट बात जब आपस में बातचीत होती होगी तो एज अ फ्रेंड एंड ऑफ कोर्स इवन ऑल सेगमेंट्स और हर तरह के पॉलिटिकल ग्रुप्स हिंदुस्तान को अपना एक अच्छा दोस्त और वेल विशर मानती है, और इसीलिए आप देखिए तालिबान का रुख हिंदुस्तान की तरफ काफ़ी डिफरेंट है जो कि एक्सपेक्टेड था एटलीस्ट पाकिस्तानी एनालिस्ट में। और मैं भी काफ़ी सहानुभूति रखता हूँ जो लेडीज़ का और वेमेन का जो हश्र हुआ है, लेकिन मेरी राय ये है कि देखिए अपने नाक को चेहरे से बदला लेने के लिए अपने नाक को काटना ज़रूरी नहीं है। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, यू शुड नॉट कट योर फेस टू स्पाइट योर फेस। एक चीज़ है, और ये कहना कि अफ़गान क्रिकेट टीम तालिबान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये क्रिकेट टीम तालिबान आने से पहले से है, बहुत ही अच्छा किया है। इट इज़ द बेस्ट सक्सेस स्टोरी, और इसमें तो मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम को यहाँ तक जो खरफ अपने बदौलत आए हैं। लेकिन उनके लिए जितने दरवाजे खोलने थे, जो बीसीसीआई में, इंडिया में ग्राउंड दिलाना, आईसीसी में उनको ज्वाइन करवाना, उन सब में हम लोगों ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद मिल के हम लोगों ने ये करवाया है। और अब आप देखिए आईपीएल में क्या अच्छे कर रहे हैं, तो उसको भी रोक देना ऑन दिस इशू आई थिंक बहुत ही गलत होगा। ये ज़रूर है कि हमें ये दबाव हमेशा रखे रहना चाहिए कि उनकी जो विमेंस क्रिकेट टीम है उसको भी चालू करना चाहिए। अफ़गानिस्तान की लड़कियां जूडो वगैरह में भी बहुत अच्छा कर रही थी, अनफॉर्चुनेटली है वो सब भी बंद हो गया है। तो उन सब को रिवाइव करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक अच्छी चीज़ है जो कि पूरे अफ़गानिस्तान में यूनिटी और बहुत ही खुशी फैलाता है कि उसको भी बंद, रेयर सेंस ऑफ होप। ओ बिल्कुल, बिकॉज दैट क्रिकेट में देखिए जब मैं वहाँ था तब भी तालिबान भी क्रिकेट को उतना ही सपोर्ट करता था, कभी अटैक नहीं किया था लड़कों को और बच्चों को। और तो ये बहुत ही गलत डिसीजन होगा। तो इस वक्त ये जो मुलाकात हुई है विक्रम मिस्री की, और इसको लेकर बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्री चल रही है। जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कमेंटेटर्स हैं वो लोग कह रहे हैं कि बेसिकली ये वही मामला हो गया कि द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, कि चूँकि मेरे पाकिस्तान का इस वक्त दुश्मन बना हुआ है अफगान तालिबान, तो वो हमारे दोस्त हैं, और कहीं पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर तो नहीं की इस तरीके से। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्री गोइंग ऑन। यहाँ फ्रॉम अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव अगर वापस से आकर आप थोड़ा सा इनलाइटन कर सकें कि क्यों ज़रूरी है हमारे लिए तालिबान के साथ इस चैनल को खोले रखना। ऑफ कोर्स ये तो आई थिंक दे हैव बोरोड द टाइटल ऑफ अविनाश पालीवाल्स बुक, द एनिमी इज एनिमी, बट आई विल नॉट even treat Pakistan as an enemy country. In fact, I would say that yes, your neighbor's neighbor is your friend, and that's a much better way of perhaps expressing it. But आप ये सोचिए कि अफ़गान के नज़रिए से देखिए, पाकिस्तान को लगता है कि हम एनिमी से दोस्ती कर रहे हैं और हम हाथ मिला रहे हैं और देयर सम पिंसर मूवमेंट, बट ये इनका बड़ा पुराना स्टोरी लाइन रहा है। पूरा नैरेटिव जिस पे उन्होंने प्रो तालिबान पॉलिसीज़ और प्रो sort of what you call टेरर ग्रुप्स या रिलीजियस एक्सट्रीम ग्रुप्स को जो सपोर्ट किया 20 साल इसी नैरेटिव पे कि वहाँ जो डेमोक्रेटिक और सिविलियन गवर्नमेंट है वो इंडिया का बड़ा अच्छा दोस्त है, इसलिए हमें उसे डिस्टेबलाइज करना है। उसके लिए उन्होंने हर तरह के एंटी अफगानिस्तान ग्रुप्स को सपोर्ट और शरण दिया 20 साल के बाद उनको अब ये पता चला कि ये पॉलिसी हैज़ नॉट वर्कड एट ऑल, इट हैज़ बूमरैंग्ड। तो उनके जो ग्रेट एनालिस्ट थे जो कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात कर रहे थे, नाउ दे आर स्टेयरिंग एट अ स्ट्रेटेजिक डिच लिटरली। एंड बिकॉज देखिए ये वो हमेशा भूल जाते हैं कि अफ़गानिस्तान कोई भी लोग हैं वो खुद एक बड़े गर्वी और क्या कहते हैं प्राउड नेशन है। उसको जब तक पाकिस्तान एक नॉर्मल नेबर की तरह से बराबर के नेबर की तरह से नहीं ट्रीट करेगा, ये मुश्किलें बनी रहेंगी। और ये डूरन लाइन का जो किस्सा है
ये हिंदुस्तान की देन तो है नहीं, ये हमने तो क्रिएट नहीं किया, एंड वो इज़ एट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आता है, जो कि पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि उनसे अफ़गानिस्तान से एक ट्रेड और ट्रांजिट एग्रीमेंट करें जो कि एक तरफा हो, जिसमें अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया और सब जगह का एक्सेस दे दे, लेकिन वो अफ़गानिस्तान को हिंदुस्तान और दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज़ पहुंचने की एक्सेस नहीं दें। और ये ऑफ कोर्स एक बार अग्रीमेंट कर भी लिया था 5 साल के लिए, एप्टा उसका नाम था, वो हिलरी क्लिंटन के ज़माने में हुआ था, लेकिन वो उसके बाद की सरकारों ने उसको रिन्यू नहीं किया है। एंड आई थिंक कि अभी फिर प्रेशर है कि उसको वैसा दिया जाए, सो दैट पाकिस्तान जो अपनी पॉलिसीज़ के कारण अपने आप को लैंडलॉक्ड कर दिया है, बिकॉज बोथ इट्स बॉर्डर्स आर ब्लॉक्ड राइट नाउ, कि उससे वो निकल पाए। लेकिन वहाँ के जो स्ट्रेटेजिक थॉट, और कुछ लोगों ने अभी मैप वैप निकाले हैं जिसमें कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को डिवाइड कर देना चाहिए और ये वखन कॉरिडोर को ले लेना चाहिए, तो दीज थिंग्स डोंट कंट्रीब्यूट टू गुड नेबरली रिलेशनशिप, और दीज आर फ्लाइट्स ऑफ फैंसी। और मैं इनफैक्ट उन लोगों को ये भी रिमाइंड करना चाहता हूँ कि वो वखन कॉरिडोर पहुँचेंगे कहाँ से? पीओके के थ्रू। पीओके उनकी टेरिटरी नहीं है, दैट इज़ एज मच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज इट इज़ एक्चुअली हिंदुस्तान का डायरेक्ट कनेक्शन है वखन कॉरिडोर से, पाकिस्तान ओनली थ्रू पीओके। जी, तो ऐसे में जस्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्योंकि एक दर्शकों को हम याद दिला दें कि तालिबान के सेकंड टेक ओवर के पहले भारत ने अंडर प्रेसिडेंट हामिद करज़ाई और उसके बाद अशरफ गनी लगभग $2 अरब के इन्वेस्टमेंट किए, वहाँ की नई संसद बिल्डिंग बनवाई, वहाँ सड़कें बनाए, जरांज दिलाराम हाईवे बनाया, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने जो है वहाँ पर प्रोजेक्ट्स को शेप अप किया था। तो एक ऐसा लगने लगा था कि वो सारी जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सारी बेकार चली गई, वो पानी में चली गई। हालांकि भारत के लिए काफ़ी गुडविल है वहाँ सड़कों पर, जिसका जिक्र हमेशा किया जाता है। तो इज़ इट एन अटेम्प्ट कि हम रिक्लेम कर रहे हैं अपनी उन तमाम इन्वेस्टमेंट्स को? नहीं, अब हम रिक्लेम तो क्या कर सकते हैं, दीज वर ऑल गिफ्ट्स टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। और रिक्लेम इन द सेंस कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक स्टेक्स हैं उसको हम वापस से रिक्लेम कर रहे हैं। बट जो हम लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट किया है और लोगों के लिए, और हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान का फ्यूचर अच्छा हो, तो हम तो चाहेंगे कि वहाँ जो हम लोगों ने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हमारे रुक गए हैं उसको भी थोड़े, स्पेशली स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उसको भी फिर से शुरुआत करें। और शायद इसकी भी बात हुई होगी, बिकॉज देखिए अफ़गानिस्तान को अगर एक स्टेबल देश बनाना है तो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने से काम तो चलेगा नहीं। यू विल हैव टू डू समथिंग सो दैट द इकोनॉमी बिकम्स सस्टेनेबल एंड मूव्स अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड ओपीएम। उसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर में, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब सारी चीज़ें जो कि मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ की ज़रूरत होती है, उनकी भी है। और वो सब में आई थिंक इंडिया की एक्सपर्टीज़ है, तो आई थिंक ये नेचुरल पार्टनर्स हैं हमारे। और साउथ एशिया, देखिए जो भी कहे पाकिस्तान, अल्टीमेटली वो साउथ एशिया का अंग है, सार्क का 8th कंट्री है, तो हमारा तो नेबर है ही और इम्पॉर्टेंट नेबर है। बट उसको टू डिफाइन कि एनिमी आई थिंक इज़ एब्सोल्यूट रिडिकुलस, बिकॉज ये जब तक मेंटल फ्रेमवर्क बदलेंगे नहीं कि वो पाकिस्तान अपने आप को अफगानिस्तान का दुश्मन क्यों समझ रहा है। लेकिन इसमें कुछ एडवर्स कमेंट्स खुद अफगान फॉर्मर डिप्लोमेट से भी आए हैं, जो लोग अफगानिस्तान सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स रहे थे। अशरफ हैदरी हैड सर्व्ड इन दिल्ली एज DCM। उनका कहना है कि ये अफगानिस्तान के सेक, अफगानिस्तान के तमाम लोगों के साथ में, जो कॉमन अफगान है उनके साथ ये बिट्रेल कर रहा है भारत, तालिबान के साथ इंगेज करके। हाँ, मैंने वो देखा है कमेंट, थोड़ा ज़्यादा ही हार्श है और वन साइडेड है। देखिए उनको हिंदुस्तान के नज़रिए से भी देखना चाहिए कि वहाँ पे एक तो ग्राउंड पे पॉलिटिकल रियलिटी बदल गई है, दूसरी जो बात कह रहे हैं कि इंडिया का कमिटमेंट होना चाहिए, इंडिया का कमिटमेंट तो अफ़गान लोगों के लिए होना चाहिए जो लोग रेजिडेंट हैं, या इंडिया का सिर्फ कमिटमेंट अफ़गान जो डायस्पोरा है उस पर होना चाहिए। Because ultimately it is Afghanistan as a nation within a given territory, and the people who live there are the ones that we have to worry about. जो कहीं चला गया है बाहर किसी भी कारण से, अब उस पे हम सिर्फ फोकस करें या जो लोग वहाँ बच गए हैं और जिन्हें मदद की ज़रूरत है उनको मदद करें। So that is a moral question. It is not only politics, and I don't think it is about
आई डोंट थिंक इंडिया की पॉलिसी है कि तालिबान को अगर आप मदद कर रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं या उनको लेजिटिमेट कह रहे हैं या आप अपने पुराने दोस्तों को भूल रहे हैं। यू सी, सो बिकॉज ही ऑब्वियसली हैज़ टेकन दिस decision कि India has swung from one side to the other. No, I think India's policies has been very, very consistent throughout. Even when the Republic was there, we used to say that we will engage with every color and shade of Afghan political spectrum. And I think whether we like it or not, Taliban is part of that political spectrum. Just last question. डोनाल्ड ट्रंप की पिछली प्रेसिडेंसी में हमने देखा था, उन्होंने जो कहा था वो डिलीवर किया था, हालांकि उसके बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे। जब ट्रूप्स पुल आउट हुए सडनली फ्रॉम अफगानिस्तान एंड पूरी सिचुएशन ही बदल गई। ट्रंप साहब जब 20 जनवरी को अब वापस से शपथ ग्रहण करेंगे, व्हाट आर द थिंग्स टू वॉच आउट फॉर? जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, आपको लगता है कि उनकी प्रेसिडेंसी के अंडर में देयर इज समथिंग दैट इंडिया विल हैव टू कीप अ वॉच आउट फॉर? और चीन की इस वक्त जो रोल रही है पिछले 3-4 सालों में, या स्टेक्स क्या बढ़ी हैं आपको लगता है? अभी तो मैंने देखा है प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने, प्रेसिडेंट इलेक्ट बोलूँ, ट्रंप साहब ने काफ़ी अपने, ऑफ कोर्स ही हैज़ यूज्ड दिस अफगान इशू पॉलिटिकली, बट अगस्त 21 हम ये नहीं भूलें कि उसका जो स्टेज सेट तो उन्हीं के आदेश अनुसार उन्हीं के ऑनवॉय ने कर दिया था, वो भी अफगान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के पीठ पीछे। ये ज़रूर है कि जब बाइडेन साहब आए उस समय तक द डाइवर्स कास्ट numbers had been reduced, troops reduced to 3,500 and he had announced कि we are going out। और वो बाइडेन साहब की भी पुरानी पॉलिसी है कि हम वहाँ से निकलना चाहते हैं। सो एनीवे, सो इट इवेंचुअली वो जो दोहा पीस प्लान था बिकेम अ अग्रीमेंट फॉर विड्रॉल ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स। ये ज़रूर है कि जो विड्रॉल था थोड़ा हाफ हैज़ल हुआ और बहुत ही ज़्यादा केओटिक हुआ, वैसा होना नहीं चाहिए था। सो हम तो अब अमरीकी पॉलिटिक्स पे क्या कमेंट करें, बट द फैक्ट इज़ कि ये जो हमें तोहफा मिल गया था, बिकॉज आप ये मत भूलिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब तो काफ़ी खुश थे इस अग्रीमेंट से। वो तो कैंप डेविड भी बुलाना चाहते थे तालिबान डेलीगेशन को वो अग्रीमेंट साइन करने के लिए। तो देन तो खैर उन्हीं की है। अब जब आए हैं तो उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका पैसे दे रहा है $40 बिलियन या समथिंग हर वीक, ये वेस्ट है, तो शायद उस पर रोक लगाएं। लेकिन उसमें दूसरा पहलू है कि एक जो अफ़गान का फंड्स जमा था अफ़गानिस्तान का यूएस में $9 बिलियन या $7 बिलियन, काफ़ी सारे पैसे उसके भी होंगे, ऑफसेट हैं। आई डोंट थिंक अभी एडिशनल कोई एड उसके अलावा आया है, और थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो जाएगी। No, but that I think till he settles down, till he understands. But so yeah, it is uncertain times. और अब देखें इसके बाद, उनके आने के बाद सारे जितने इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या मत बनता है कि अफ़गानिस्तान के इस रिजीम को किस तरह से ट्रीट किया जाए। ये सब चीन ने उनके साथ पहले एंगेजमेंट करना शुरू कर दिया था कंपेयर टू अदर्स। चीन तो पहले भी कर रहा था एक्चुअली। चीन हैज़ ऑलवेज बिन डीलिंग विद तालिबान, इवन व्हेन जब रिपब्लिकन सरकार थी तब भी कर रहे थे और रीच आउट कर रहे हैं, बिकॉज दे लुक एट इट एज पार्ट ऑफ देयर जोन और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, एन एरिया थ्रू विच देयर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सपैंड किया जा सकता है। बट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना आई थिंक इज़ कि अफ़गानिस्तान को इतना न्यूट्रलाइज करो कि पाकिस्तान में जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उस पर कोई ख़तरा नहीं हो। बिकॉज उनको लगता है कि यहाँ से अगर अफ़गानिस्तान अनसेटल्ड रहेगा तो जो टेरर ग्रुप्स हैं जिनको डेप्थ मिल जाता है, फिर वो ऑपरेट करते हैं वहाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और सो कुछ अफ़गानिस्तान को वो पाकिस्तान के लेंस के थ्रू देखता है, कुछ अपने एम्बिशंस के लिए देखता है कि भाई यहाँ से अमेरिका चला गया है तो बहुत ज़रूरी है कि आई स्टेप इन, तो लगेगा कि आई हैव टेकन अप द रोल ऑफ स्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान। लेकिन क्योंकि वो भी अपने कुछ प्रांतों में रेडिकल इस्लामाइजेशन की बात करते हैं कि उसका कहीं असर ना चले। एंड प्लस दे आर आल्सो लुकिंग एट ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच आर इन अबंडेंस इन अफगानिस्तान। तो ये सब हैं। सो वी विल हैव टू कीप अ क्लोज वॉच, एंड ऑब्वियसली
I think we'll have to keep engaging with whatever is the regime in Kabul. और जैसा कि अफ़गानिस्तान को समझने वाले पढ़ने वाले हमेशा से इसे एक ये आज से नहीं है, ये जो द बिग स्ट्रेटेजिक चेस गेम है ये बहुत दशकों से चल रहा है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान आफपाक रीजन में और अफ़गानिस्तान में ख़ास करके। और जैसा अमर सिन्हा जी कह रहे थे, बहुत सारे अफ़गान्स हैं जिन्होंने ओवर द इयर्स भारत को अपना घर बनाया है। आप दिल्ली के कई क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी अफ़गान कम्युनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन पिछले कुछ वक्त से जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, निश्चित रूप से वीज़ाज़ का मसला एक अहम मसला रहा है जो अफ़गान्स बार बार उठा रहे हैं। देखते हैं भारत उसकी कब शुरुआत करता है। लेकिन फिलहाल तमाम इंसाइट्स शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका सर। आपने वो अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया कि हिस्टोरिकली उसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है और ये पाकिस्तानी स्ट्रेटजिस्ट को हमेशा याद रखना चाहिए। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट नोट टू एंड द कॉन्वर्सेशन विद। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।